हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग फोटो रेस्पिरेशन सबसे पहले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है उसको देखेंगे, क्या इसका प्रोसेस है उसको देखेंगे। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन को बोलते हैं C2 साइकिल। क्या बोलते हैं इसको? फोटो रेस्पिरेशन को आप बोलते हैं C2 साइकिल, या फिर इसको बोलते हैं वेस्टफुल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस भाई? वेस्टफुल प्रोसेस। क्यों बोलते हैं यार इसको वेस्टफुल प्रोसेस? क्योंकि इसमें कोई भी एटीपी नहीं बनता, ना ही इसमें किसी भी प्रकार का NADPH ATP बनते। उल्टे इसमें क्या होता है, एटीपी का खर्चा, एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। समझे? तो फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन में उल्टा एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। एटीपी नहीं बनेगा लेकिन उसका उल्टा क्या होता है, यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें एटीपी फॉर्म नहीं होगा, बल्कि उल्टा क्या होता है, इसमें एटीपी यूज करता है। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं क्या है, वेस्टफुल प्रोसेस। कोई फायदा नहीं, कोई मतलब प्लांट को फोटो रेस्पिरेशन, प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होगा तो उसमें प्लांट को कोई फायदा नहीं है। फोटो रेस्पिरेशन सिर्फ होता है C3 प्लांट में, C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। क्यों भाई? क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन होने के लिए क्या चाहिए, फोटो रेस्पिरेशन कब होगा, फोटो रेस्पिरेशन कब होगा, जब रुबिस्को किसके साथ, जब रुबिस्को ऐड करेगा एस ऑक्सीजनेस। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन कब होगा, फोटो रेस्पिरेशन होता है क्या है, जब रुबिस्को, देखो जब रुबिस्को किसके तरह, जब रुबिस्को ऐड करता है किसकी तरह, एक्ट एज ऑक्सीजनेस। ठीक है, जब रुबिस्को क्या करता है, जब रुबिस्को ऐड करता है किसकी तरह, ऑक्सीजनेस। ठीक है, तो जब रुबिस्को क्या करता है भाई, ऑक्सीजनेस की तरह ऐड करेगा। ठीक है, तो क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन होता है। समझे बात को? जब रुबिस्को क्या करता है, जब रुबिस्को देखो, जब रुबिस्को ऐड करता है एस ऑक्सीजनेस, ठीक है, तब क्या होता है भाई, फोटो रेस्पिरेशन होता है। समझे बात को? अगर ये ऑक्सीजनेस, देखो रुबिस्को मतलब, रुबिस्को क्या है पता है ना, रुबिस्को, चलो रुबिस्को को थोड़ा जान लो आप, आखिर में रुबिस्को क्या है। रुबिस्को क्या है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है पूरे वर्ल्ड में। बात समझे? रुबिस्को क्या है, रुबिस्को आपको जानना है कि मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है, मोस्ट अबंडेंट क्या है, एंजाइम। और एंजाइम क्या होता है आपको पता है, एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन। मतलब आपको बोल सकते हो क्या है, रुबिस्को एक मोस्ट एबंडेंट एंजाइम, या आप इसको बोल सकते हो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन। ठीक है, तो रुबिस्को क्या है भाई, रुबिस्को एक मोस्ट एबंडेंट क्या है, एंजाइम है, या इसको बोल सकते हो आप मोस्ट एबंडेंट क्या है, प्रोटीन है। ठीक, तो रुबिस्को जो होता है, देखो रुबिस्को क्या है, मोस्ट एबंडेंट एंजाइम है। रुबिस्को के पास क्या होता है, मतलब रुबिस्को के पास 2 बाइंडिंग सेट होता है। ठीक है, रुबिस्को के पास क्या होता है, इसके पास 2 बाइंडिंग सेट होता है। कौन कौन से देखते हैं चलो। तो इसके पास क्या होता है, रुबिस्को के पास 2 इसके पास बाइंडिंग सेट होता है। मतलब ये RUBP के साथ, देखो RUBP, आखिर में आपको रुबिस्को का फुल फॉर्म पता तो है ना, कि नहीं पता है? तो देखो क्या होता है। ठीक है, तो रुबिस्को का मतलब क्या होता है, राइबोलोस बिसफॉस्फेट। देखो भाई, राइबोलोस बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस। ठीक है, सो रुबिलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस। ठीक है, कार्बोक्सिलेस क्या होता है, ऑक्सीजनेस। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है किसका, रुबिस्को का। ठीक है, तो आपको समझ आना चाहिए कि रुबिस्को क्या है भाई, राइबोलोस, ठीक है, बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस, इसको बोलते हैं रुबिस्को। रुबिस्को क्या है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है। रुबिस्को के पास क्या होता है, 2 बाइंडिंग सेट। ठीक है, रुबिस्को के पास क्या होता है, ये बात याद रखो आप, रुबिस्को के पास 2 उसके पास क्या होता है, उसके रुबिस्को के पास 2 बाइंडिंग सेट होता है। ठीक है, एक होता है, देखो एक बाइंडिंग सेट में बैंड करता है क्या, एक बाइंडिंग सेट में बैंड करता है RUBP, एक कंपल्सरी है। ठीक है, ये RUBP एक बाइंडिंग सेट में बैंड करेगा। ठीक है, और एक बाइंडिंग सेट में बैंड कर सकता है O2 ऑक्सीजन, या फिर बाइंड कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, बात समझिए आपको। देखो रुबिस्को के पास क्या है, रुबिस्को के पास 2 बाइंडिंग सेट है। ठीक है, रुबिस्को के पास क्या है, रुबिस्को के पास 2 बाइंडिंग सेट है। एक बाइंडिंग सेट में, देखो एक बाइंडिंग सेट में बैंड करता है क्या, 1 बाइंडिंग सेट में बैंड करता है आपका RUBP। ठीक, RUBP, और एक बाइंडिंग सेट में बैंड कर सकता है ऑक्सीजन, या फिर बैंड कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इनमें से कोई बैंड कर सकता है। ठीक है, तो देखो अगर RUBP के साथ ऑक्सीजन बैंड किया, ठीक है, अगर RUBP के साथ ऑक्सीजन बैंड किया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं
ऑक्सीजनीस, ठीक है। और अगर आरओबीपी के साथ क्या बाइंड कर सकता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेज, ठीक है। राइबोलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज कब बोलेंगे, जब CO2 बाइंड करेगा, ठीक। और जब क्या करेगा, जब O2 बाइंड करेगा तो इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेस, ठीक है। जब O2 बाइंड करेगा ऑक्सीजन तो इसको बोलते हैं क्या है भाई, इसको बोलते हैं हम लोग हैं ऑक्सीजनेस, समझ आया। तो देखो आरओबीपी के साथ CO2 बाइंड कर सकता है या फिर बाइंड कर सकता है O2, ठीक है। लेकिन अगर दोनों इक्वल है, ठीक है, CO2 और O2 तीनों इक्वल हैं, दोनों सेम, दोनों का रेशो सेम है, तो आरओबीपी किसको चुनेगा, वो चुनता है CO2 को। बात समझे, अगर इक्वल रेशियो में है, ठीक है, मतलब इक्वल है, देखो ठीक है, इक्वल है CO2 प्लस रेशियो इक्वल है इनका, तो किसको चुनेगा, रुबिस्को चुनता है, किसको, CO2 को, क्योंकि रुबिस्को को पता है भाई CO2 में करूंगा, मैं चुनूंगा तो कुछ फायदा होगा, लेकिन जब मैं ऑक्सीजन को लूंगा, ऑक्सीजन को, ठीक है, ऑक्सीजन से मेरे को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन को अगर रुबिस्को, ठीक है, अगर आरओबीपी के साथ ऑक्सीजन बाइंड किया तो रुबिस्को कैसे ऐड करेगा, रुबिस्को ऐड करेगा एस ऑक्सीजनेस, मतलब इसमें क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन, और फोटो रेस्पिरेशन में फायदा नहीं होता भाई, इसमें होता है घाटा, उसमें पैसा आता है, पैसा उल्टा जाता है, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस है, आप बोल सकते हो, देखो नौकरी करते हैं, काम करते हैं तो उसे क्या मिलता है, पैसा मिलता है, सबको पता है, ठीक है। तो आप समझो कि फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, उसमें काम करने के बाद उसमें पैसा देना पड़ता है, ठीक है, समझे बात को। फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है भाई, उल्टा आप काम करोगे और उल्टा आपको पैसा देना पड़ता है, आप जो काम करेगा उसको पैसा देना पड़ता है। तो कोई काम करना चाहेगा भाई, कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको पैसा देना पड़ता है। उसीलिए जो रुबिस्को किसको चुनता है, उसीलिए रुबिस्को चुनता है CO2 को, O2 को नहीं चुनता, क्योंकि पता है O2 को मैं चुनूंगा, ऐसे आदमी को मैं चुनूंगा जो कोई मतलब का नहीं है, ठीक है, उल्टा काम भी करना पड़ेगा और पैसा भी देना पड़ेगा, क्योंकि उसलिए CO2 को क्या करता है, हमेशा रुबिस्को चुनता है। बात समझ आए आपको, ठीक है, ठीक है भाई। तो रुबिस्को के पास दो बाइंडिंग साइड है, ठीक, एक के साथ बाइंड कर सकता है O2 और दूसरे के साथ बाइंड कर सकता है क्या, जिसको बोलते हैं CO2, ठीक है। अगर देखो ये ऑक्सीजन, ठीक है, आरओबीपी अगर CO2 के साथ बाइंड किया, ठीक, आरओबीपी अगर CO2 के साथ बाइंड किया तो क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है 2 मॉलिक्यूल किसका, PGA का, ठीक है। तो PGA क्या करता है, देखो PGA क्या है, फोस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक, PGA क्या होता है, PGA होता है जिसको बोलते हैं फोस्फोग्लिसरिक एसिड। तो अगर आरओबीपी के साथ CO2 बाइंड किया तो क्या फॉर्म करता है, ये 2 मॉलिक्यूल, किसका 2 मॉलिक्यूल भाई, PGA का। अगर आरओबीपी के साथ देखो, आरओबीपी के साथ अगर, ठीक है, O2 बाइंड किया तो क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ PGA। भाई आप समझो ना, इससे डबल, ठीक है, CO2 से डबल मिल रहा है हम लोग को, O2, ठीक है, सिंगल में रहता है, भाई कौन चुनेगा, उसी कॉमन सेंस है, ठीक है। सिंपल बात बताऊं मैं आपको, तो फोटो रेस्पिरेशन एक घाटा है, ठीक है, एक वेस्टफुल फालतू प्रोसेस है जिसमें उल्टा एटीपी का हम लोग को देना खर्च होता है, एटीपी का खर्चा होता है, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखो कि आखिर में जो अगर ये कौन कौन से इसमें कहाँ होता है, फोटो रेस्पिरेशन होता है स्टोमा में, ठीक, कहाँ पर होता है, ओकारात स्टोमा, ओकारात कहाँ होता है भाई, स्टोमा, ठीक है। तो फोटो रेस्पिरेशन कहाँ होता है, फोटो रेस्पिरेशन होता है स्टोमा में, ठीक है। तो फोटो रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है, फोटो रेस्पिरेशन होता है स्टोमा में। और कौन कौन से ऑर्गेनल्स इसमें इन्वॉल्व है उसको देखेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से ऑर्गेनल देखते हैं भाई, ऑर्गेनल जो इसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनल क्या होता है, इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, देखो सबसे पहले ऑर्गेनल होता है जिसको बोलते हैं क्या है भाई, क्लोरोप्लास्ट इसमें होता है इन्वॉल्व, ठीक है। और इसमें होता है पेरोक्सिसोम, और इसमें होता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें मेन क्या होता है भाई, मेन इसमें आपको 3, ठीक है, मेन आपको इसमें आपको क्या मिलेंगे, मेन आपको इसमें दिखेंगे 3 ऑर्गेनल्स जो होते हैं इन्वॉल्व इसमें, ठीक है। तो इसमें 3 ऑर्गेनल मेन क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेन आपके 3 ऑर्गेनल क्या होता है इसमें भाई, इन्वॉल्व होते हैं, क्लियर है। कौन कौन से, एक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं पेरोक्सिसोम, ठीक है, और थर्ड होता है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। 3 ऑर्गेनल क्या होता है इसमें, 3 ऑर्गेनल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, किसमें, फोटो रेस्पिरेशन में। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन कौन से ऑर्गेनल्स क्या होते हैं इसमें फोटो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन सा होता है भाई, एक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, सेकंड होता है जिसको बोलते हैं पेरोक्सिसोम, ठीक है, और थर्ड होता है जिसको बोलते हैं क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, 3 ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं।
अब देखो, अगर देखो रूबिस्को ऐड, अगर रूबिस्को ऐड किया किसकी तरह, ऑक्सीजनेस की तरह, ठीक है, तो क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है, देखो ये क्या फॉर्म करता है भाई, एक तो फॉर्म करता है ये जिसको बोलते हैं फोस्फोग्लाइकोलेट, फोस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है, और एक फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं फोस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, फोस्फोग्लिसरेट एक फॉर्म करता है, फोस्फोग्लाइकोलेट एक फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं फोस्फोग्लिसरेट, मतलब फोस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। एक फॉर्म करता है फोस्फोग्लाइकोलेट जो होता है कितने मॉलिक्यूल का, जो होता है 2 कार्बन का, और फोस्फोग्लाइसरेट जो होता है 3 कार्बन का, ठीक है, बात समझ आ रहा है आपको, जो कितने कार्बन का होता है भाई, जो होता है हम लोग का 3 कार्बन का, और ये कितने कार्बन का होता है, टोटली होता है 2 कार्बन का, ठीक है। तो अगर रूबिस्को देखो ऑक्सीजनेस की तरह ऐड किया, अगर रूबिस्को ऑक्सीजनेस की तरह ऐड किया, ठीक है, तो क्या होता है समझे आपको, अगर रूबिस्को ऑक्सीजनेस की तरह, ठीक, ऑक्सीजनेस की तरह ऐड किया, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे मतलब एक फॉर्म होता है मॉलिक्यूल जिसको बोलते हैं फोस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन का, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं फोस्फोग्लिसरेट कितने कार्बन का भाई, 3 कार्बन का। अब समझो क्या होता है, जो फोस्फोग्लाइकोलेट है, देखो आप ध्यान से, जो क्या है हम लोग का फोस्फोग्लाइकोलेट, फोस्फोग्लाइकोलेट क्या करता है, ये जाता है किसमें, ऑर्गेनेल्स में। इसका क्या होता है, देखो फोस्फोग्लाइकोलेट, देखो ये जो फोस्फोग्लिसरेट ये डायरेक्टली क्या फॉर्म कर लेता है, ये डायरेक्टली फॉर्म कर लेता है क्या, ठीक है, ये तो कार्बन इसको मतलब मिल जाता है सेम, ठीक है, पीजी हम लोग को मिल जाता है, ठीक है, 3 कार्बन का, ठीक है, लेकिन ये कहाँ, एक इसमें आता है, ऑर्गेनेल्स में घूमता है, एक कहाँ जाता है भाई, ये जो आपका 2 कार्बन का फोस्फोग्लाइकोलेट है, ठीक है, 2 कार्बन का जो क्या है आपका, 2 कार्बन का जो फोस्फोग्लाइकोलेट है किसमें जाएगा, ये जाता है आपके ऑर्गेनेल्स में, किसमें जाएगा भाई, ये जाता है आपके ऑर्गेनेल्स में, ठीक है, और फिर ऑर्गेनेल्स में घूम फिर आता है, उसके बाद ये क्या फॉर्म कर, देखो ऑर्गेनेल्स में, सब ऑर्गेनेल्स में जाएगा, ठीक है, और जब माइटोकॉन्ड्रियम जाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियम जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रियम में क्या होता है, एक CO2 का यूज होता है, माइटोकॉन्ड्रियम क्या होता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एक CO2 का यूज करता है, बात समझे, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया एक CO2 का यूज करता है, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया एक CO2 का ये यूज ले लेता है, ठीक, वो ले लेता है भाई, दो मेरे को, मेरे पास आया है तो मैं उसको जाने नहीं दूंगा, ठीक है, उसको पकड़ लेता है भाई, तू कहाँ जाएगा, अब मेरे पास रहेगा, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एक CO2 को पकड़ लेता है, ठीक है, तो उसके बाद टोटल जो बचते हैं, ठीक, टोटल जो फोस्फोग्लाइकोलेट होता है जो कितने कार्बन का होता है, 1 कार्बन हो जाता है, फिर एक कितना कार्बन हो जाता है, टोटल ये 1 कार्बन का, समझ आया, तो कितने कार्बन का होता है भाई, ये 1 कार्बन का होता है, ठीक है भाई, समझ आया आपको, तो कितने कार्बन का, 1 कार्बन का होता है, ठीक है। तो आपका जो RUPP है, जो आपका RUPP, ये आपका RUPP जो आपका है, देखो ये 4 कार्बन का रहता है, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में एक CO2 क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में आपका एक CO2 यूज हो गया, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में आपका एक CO2 क्या हो गया, यूज हो गया, ठीक है, तो इसमें आपका जो फोस्फोग्लिसरेट है, ठीक है, समझे, और 3 कार्बन क्या रहता है, और आपका 1 कार्बन का फोस्फोग्लाइकोलेट जो 2 कार्बन था, वो कितना कार्बन हो जाता है, 1 कार्बन, क्योंकि एक कार्बन माइटोकॉन्ड्रिया में यूज हो जाता है, क्या होता है भाई इससे, और आपका जो फोस्फोग्लिसरेट आपका जो देखो, इससे जो आपका क्या बनता है, इससे जो आपका देखो फोस्फोग्लिसरेट है, कितने क्या बनता, फोस्फोग्लिसरेट आपको कितने कार्बन का होता है, आपको पता है, मैं आपको समझाया था, फोस्फोग्लिसरेट, ठीक है, कितने कार्बन होगा, ये होगा आपका 4 कार्बन का, क्योंकि एक कार्बन क्या हो चुका है, एक कार्बन हो चुका है यूज, ठीक है, क्योंकि क्या हो चुका है, एक कार्बन हो गया यूज, उसीलिए जो फोस्फोग्लाइकोलेट होता है 4 कार्बन का, बात समझे, तो ये था हम लोग का फोटो रेस्पिरेशन, समझ आया आपको, ये क्या था हम लोग का फोटो रेस्पिरेशन, क्लियर है, समझ आया, इसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन, क्योंकि इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से यूज होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एक कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें यूज होता है, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें यूज होता है। तो ये था हम लोग का पूरा आज का लेक्चर, मतलब अभी का एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, आज का नहीं, अभी और पढ़ेंगे अभी, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करेंगे अब, ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो,
फिर बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस के, देखते हैं चलो। तो अगर मैं बात करूं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो कौन कौन से होते हैं फैक्टर जो क्या करते हैं भाई फोटोसिंथेसिस के रेट को इफेक्ट करते हैं, उसको देखेंगे। जलवा, ठीक है भाई। तो अब बात करेंगे हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस होने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपको कौन, ठीक है, आप भी जाते हो स्कूल तो आपको भी कोई कोई आपका दोस्त, कोई भी आपके होते हैं दुश्मन, ठीक है, जो आपको क्या करते हैं, अफेक्ट करता है, ठीक है। आपको क्या करते हैं, अफेक्ट करता है। क्यों करते हैं भाई, क्योंकि आप बहुत स्मार्ट हो, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, इसीलिए आपको बहुत लोग इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कौन कौन सा फैक्टर क्या करता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है, उसको देखेंगे। तो अभी मैं क्या बोला, मेरे को कुछ समझ नहीं आया, तो आपको क्या समझ आएगा, ठीक है। तो उस क्लियर है। तो बात करेंगे अब चलो कौन कौन से फैक्टर क्या करता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है, ठीक। तो मेन टू फैक्टर होता है, एक होता है आपका इंटरनल फैक्टर और एक होता है आपका जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अंदर वाला फैक्टर, ठीक है, और एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला फैक्टर। अब कौन सा अंदर वाला है उसको देखते हैं चलो। तो एक होता है आपका जिसको बोलते हैं इंटरनल फैक्टर और एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर होता है एक इंटरनल फैक्टर और एक होता है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर, तो इंटरनल फैक्टर कौन कौन सा देखते हैं, तो चलो भाई, ठीक है। तो इंटरनल फैक्टर में जाएंगे आपके क्या, इसमें आएंगे आपके साइज, नंबर, ठीक है, साइज, नंबर, एज। तो इसमें जाएंगे आपके साइज, नंबर, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, इसमें आएंगे ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, और इसमें क्या है भाई ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, मेसोफिल और क्लोरोफिल। मेसोफिल जाएगा, इसमें जाएगा और क्लोरोफिल, ठीक है। ये सारे क्या है, ये सारे आपके हैं इंटरनल फैक्टर जो क्या करते हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं। अगर साइज कम है, लीफ का साइज छोटा सा है, अगर नंबर कम है क्लोरोफिल का, ठीक है, अगर मेसोफिल सेल कम है, अगर क्या है लीफ ओरिएंटेशन, ठीक है, ऐसी ना हो कि ऐसी है, तो फोटोसिंथेसिस होने में तकलीफ होगा, ठीक है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का इससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगा, ठीक है। तो सारे के सारे फैक्टर क्या हैं, इस सारे के सारे फैक्टर हैं जिसको बोलते हैं क्या है भाई इंटरनल फैक्टर, ठीक है। तो इस सारे के सारे फैक्टर को बोलते हैं इंटरनल फैक्टर, ठीक। प्लांट का जो है क्या है इंटरनल फैक्टर जो क्या करता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है। अब बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, कौन कौन सा भाई एक्सटर्नल फैक्टर। हम सबसे पहले बात करेंगे क्या इंपॉर्टेंट, सबसे पहला फैक्टर जो क्या होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है, वो हम लोग का है लाइट, ठीक है। फिर आपका है CO2, फिर आता है टेम्परेचर, और फिर आता है जिसको बोलते हैं वाटर। ये क्या है आपका एक्सटर्नल फैक्टर, ये क्या है इनको बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है, जो ये क्या करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन आप हर फैक्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम किससे भाई एक्सटर्नल फैक्टर से। सबसे पहले बात करेंगे लाइट। तो आप देखते हैं लाइट क्या कैसे रेट ऑफ, ठीक है, कैसे लाइट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो देखो भाई तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है जिसको बोलते हैं क्या है भाई लाइट। तो लाइट क्या करता है, लाइट हम लोग के रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है। लाइट, अगर लाइट जो होता है, ठीक है, लाइट के होते हैं 3 पैरामीटर्स। इसके क्या होता है 3 ठो इसका होता है पैरामीटर्स। कौन कौन सा, एक होता है देखो क्वालिटी, ड्यूरेशन और होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, ठीक है। तो लाइट के क्या होता है, लाइट को होते हैं 3 ठो इसके पैरामीटर्स होता है लाइट। कौन कौन सा होता है, एक होता है आपका क्वालिटी, एक होता है आपका ड्यूरेशन, एक होता है आपका इंटेंसिटी, ठीक है। तो लाइट के क्या होते हैं इसके 3 पैरामीटर्स, ठीक है, ड्यूरेशन,
क्वालिटी, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी क्या होते हैं इसके लाइट के 3 पैरामीटर्स होते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट देखो, जो हम लोग क्या होता है लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, जो क्या है आप लोग का लाइट इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल है। लाइट इंटेंसिटी क्या होता है, लाइट इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस से क्या होता है हम लोग का, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस से हम लोग का लाइट इंटेंसिटी डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। बात समझे। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस से क्या होता है भाई, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसे, लाइट इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। तो आपको समझ आया कि लाइट इंटेंसिटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के। तो लाइट जो है देखो, अगर लो लाइट इंटेंसिटी, अगर क्या है लो लाइट, अगर लो लाइट इंटेंसिटी है, ठीक है, अगर लो लाइट क्या है भाई इंटेंसिटी, तो इससे क्या होता है हम लोग को, इससे मिलता है लीनियर ग्राफ, ठीक। इससे क्या मिलता है हम लोग को, इससे मिलता है हम लोग को लीनियर ग्राफ मिलता है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन मिलता है हम लोग को, या बोल सकते हो लीनियर ग्राफ, ठीक है, बिटवीन CO2 फिक्सेशन। तो आप समझे, अगर हम लोग को देखो लो, ठीक है, लो लाइट, अगर क्या है भाई लो लाइट इंटेंसिटी, तो इससे क्या मिलता है, लो लाइट इंटेंसिटी हम लोग लीनियर रिलेशन, ठीक, बिटवीन दी लाइट एंड, ठीक, बिटवीन दी CO2 फिक्सेशन एंड लाइट, ठीक है। तो आप समझो कि हम लोग को लीनियर रिलेशन मिलता है, बोल सकते हो लीनियर ग्राफ, ठीक है। तो अगर लो लाइट, अगर क्या है लो लाइट इंटेंसिटी, अगर क्या है भाई लो लाइट इंटेंसिटी, तो इससे क्या मिलता है हम लोग को, इससे हम लोग को लीनियर ग्राफ मिलता है, ठीक है। लीनियर ग्राफ किसके बीच में, CO2 फिक्सेशन एंड लाइट, ठीक है, CO2 फिक्सेशन एंड लाइट के बीच में क्या मिलता है हम लोग को, एक लीनियर ग्राफ मिलता है। बात समझे आप। तो लीनियर, अगर लो लाइट इंटेंसिटी है तो हम लोग क्या मिलता है, इससे हम लोग को लीनियर ग्राफ मिलता है बिटवीन CO2 फिक्सेशन एंड लाइट के बीच में हम लोग को मिलता है। अगर हाई लाइट इंटेंसिटी है, हाई लाइट इंटेंसिटी है भाई, अगर हाई लाइट इंटेंसिटी है तो इससे क्या होता है देखो, अगर क्या है देखो, अगर हम लोग का हाई लाइट इंटेंसिटी है, ठीक है, तो हाई लाइट इंटेंसिटी में क्या होता है, हाई लाइट इंटेंसिटी में रेट जो है इस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो हाई लाइट इंटेंसिटी में क्या होता है, रेट does not depend upon, does not depend, हाई लाइट इंटेंसिटी में रेट डिपेंड नहीं करता, समझे बात को। हाई लाइट इंटेंसिटी में जो रेट है ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो हाई लाइट इंटेंसिटी में जो रेट है क्या नहीं करता भाई, हाई लाइट इंटेंसिटी में रेट डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो हाई लाइट इंटेंसिटी में जो हम लोग का रेट है वो डिपेंड नहीं करता, समझे आपको। तो हाई लाइट इंटेंसिटी में क्या होता है, जो हम लोग का रेट है, रेट डज नॉट डिपेंड, रेट क्या नहीं करता, डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो हाई लाइट इंटेंसिटी में क्या नहीं करता, जो हम लोग का रेट है वो डिपेंड नहीं करता। और क्या मिलता है हम लोग को, देखो एक ग्राफ होता है इसका, जो आपको समझ आना चाहिए ग्राफ, ठीक है, क्या है ग्राफ है। इस ग्राफ में क्या समझना है कि देखो ये आपका है, ग्राफ में समझना है कि अब जब लाइट को इंक्रीज करोगे, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी आप बढ़ाओगे, ठीक है। आप जब क्या करोगे, लाइट इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो क्या होगा, इससे रेट ऑफ फोटो, इससे क्या है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इससे क्या होगा आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा, ठीक है। जब आप क्या करोगे, जब आप लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, तो इससे क्या होगा भाई, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी, इससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। आपने लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज किया तो इससे क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी, इससे क्या होगा भाई, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इससे इंक्रीज करेगा, देखो। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट तक, एक पॉइंट तक, उसके बाद ये लाइट क्या हो जाएगा आपका सैचुरेटेड। ये पॉइंट क्या है जिसमें क्या हो चुका है, लाइट सैचुरेटेड। सैचुरेशन का मतलब होता है कि उसके बाद आप, ठीक है, उसके बाद आप चाहे कि, ठीक है, अगर एक बार लाइट का सैचुरेशन हो गया, ठीक है, उसके बाद आप कितना भी लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज कर लो, फोटोसिंथेसिस का नहीं बढ़ेगा, और ठीक, आपको ग्राफ ऐसे मिलेगा, क्योंकि अब क्या हो चुका है, लाइट का सैचुरेशन, ठीक है। लाइट सैचुरेशन कब होता है, लाइट सैचुरेशन होता है
लाइट सेचुरेशन होता है 10% ऑफ फुल सनलाइट का। लाइट सेचुरेशन कब होता है? लाइट सेचुरेशन होता है 10% ऑफ फुल सनलाइट। लाइट सेचुरेशन कब होता है? 10% ऑफ फुल सनलाइट, ठीक है। तो लाइट सेचुरेशन कब होता है भाई? लाइट सेचुरेशन होता है 10% किसका? फुल सन, ठीक है। फुल सनलाइट का 10% में क्या होता है? लाइट का सेचुरेशन हो जाता है, ठीक है। तो लाइट का सेचुरेशन कब होता है? लाइट का सेचुरेशन 10% ऑफ, ठीक है, 10% ऑफ फुल सनलाइट में क्या होता है? लाइट का सेचुरेशन हो जाता है। क्लियर है? तो लाइट का सेचुरेशन कब होता है? 10% ऑफ फुल सनलाइट में क्या होता है? लाइट का सेचुरेशन हो जाता है, ठीक है। तो समझे आप, जब जब आपने क्या किया, लाइट, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज किया, तब तब क्या हुआ? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हुआ, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पर, ठीक। इसके बाद अगर लाइट सेचुरेशन के बाद भी अगर आपने लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाया तो इससे क्या होगा? आपका क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन होगा और इससे आपका क्या होगा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगा, ठीक है। एक पॉइंट के बाद आपने जगह रेट, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाया तो इससे क्या होगा भाई? इससे आपका क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन, इससे क्या होगा? जो भी आपको क्या है, क्लोरोफिल है, उसका डिस्ट्रक्शन होगा और इससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगा। समझे बात को? तो एक पॉइंट है भाई, उसके बाद बढ़ाओगे तो आपका क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन होगा और इससे क्या होगा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इससे क्या होगा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इससे कम होगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का, जिसको बोलते हैं लाइट। सबसे पहला फैक्टर जो हम लोग बात के, सबसे पहला एक्सटर्नल फैक्टर जो कि है लाइट, जो क्या करता है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है, ठीक है। अब बात करेंगे सेकंड फैक्टर जो कि है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड द मेजर लिमिटिंग फैक्टर। ये क्या है भाई? CO2 हम लोग का है मेजर लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? इसको भी देखो। लिमिटिंग फैक्टर का मतलब होता है कि उसको लिमिटिंग फैक्टर को दिया था 1905 में ब्लैकमैन ने, ठीक है। ब्लैकमैन ने क्या दिया था भाई? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इसको मैं आप पहले बताना था लेकिन मैं नहीं बता पाया, तो अभी सुन लो इसको, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो, फिर देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देख लेते हैं, चलो भाई, कि आखिर में लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, ठीक है। इसको मेरे को स्टार्टिंग बताना था आपको, लेकिन चलो भाई बाद में भी समझ, ठीक है, जरूरत पड़ेगा तभी समझ लो। अब तो आपको पढ़ना था ब्लैकमैन का एक लॉ, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। तो ब्लैकमैन ने एक लॉ दिया था, ब्लैकमैन। आप ये मत बोलना कि ब्लैकमैन है मतलब वो ब्लैक था, भाई वैसा नाम रहता है, ठीक है। क्लियर है? तो ये आपका है ब्लैकमैन। तो ब्लैकमैन ने अपने लॉ को दिया था 1905 में दिया था, ठीक है। और ये क्या था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। लॉ का नाम क्या था भाई? लॉ का नाम था जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो आखिर में ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर होता क्या है देखेंगे, ठीक। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, ठीक है। जब प्रोसेस, ठीक है, जब प्रोसेस डिपेंड करता है नंबर ऑफ फैक्टर में। जब क्या होता है? जब प्रोसेस डिपेंड करता है किसमें? जब प्रोसेस डिपेंड करता है नंबर ऑफ फैक्टर में, ठीक है। तो क्या होता है भाई? जो उसका ठीक, जो उसका अगर प्रोसेस डिपेंड कर रहा है किसमें? अगर प्रोसेस डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ फैक्टर में, ठीक है। तो जो रेट होता है, ठीक है। तो फिर जो रेट होता है वो किसे? रेट हम लोग का लिमिटेड हो जाता है बाय पीस ऑफ स्लोएस्ट स्टेप से। बात समझे आप? इसको सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो इसका, व्हेन प्रोसेस डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर। समझो आप इसको, व्हेन प्रोसेस डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। जब प्रोसेस डिपेंड करता है किसमें? नंबर ऑफ फैक्टर में, ठीक है। तो रेट इज लिमिटेड बाय, रेट क्या होता है? रेट इज लिमिटेड बाय, रेट जो होता है किससे होता है? लिमिटेड। देखो, रेट इज लिमिटेड बाय पीस ऑफ स्लोएस्ट स्टेप, बाय किससे होता है? लिमिटेड बाय पीस ऑफ स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है, बाय पीस ऑफ स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है, स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। जब प्रोसेस ये देखो, जब प्रोसेस डिपेंड करता है किसमें? जब प्रोसेस डिपेंड करता है नंबर ऑफ फैक्टर में, ठीक है। जो रेट किससे होता है? रेट लिमिटेड होता है बाय पीस ऑफ स्लोएस्ट स्टेप से, ठीक है। जब प्रोसेस डिपेंड करता है किसमें? नंबर ऑफ फैक्टर में, ठीक है। तो क्या होता है? जो हम लोग का रेट है किससे होता है? लिमिटेड। रेट जो हम लोग का रेट है ये होता है लिमिटेड किससे? पीस ऑफ स्लोएस्ट स्टेप से,
इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई इसको बोलते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। क्लियर है? तो ये था हम लोग का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब बात करेंगे जो सेकंड फैक्टर जो हम लोग को बचा है, मतलब करेंगे अब CO2। तो CO2 देखेंगे अब। ठीक है, तो बात करेंगे अब। देखो CO2 क्या होता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, चलो तो मार्कर में इंक लगा, एक सेकंड रुको। ठीक है, फिर उसके बाद करेंगे स्टार्ट। तो आपका जो देखो CO2, ठीक है, CO2 क्या है आपका, CO2 आपका है जिसको बोलते हैं मेजर लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, तो CO2 क्या है आपका, मेजर लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, तो जब आप देखो, जब आप क्या करोगे, CO2 कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, इससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस से इंक्रीज होगा। बात समझे आप? तो अब देखो, अब देखेंगे नेक्स्ट हम लोग का। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का है, देखो जब क्या होगा, देखो जब आप क्या करोगे, जब आप CO2, सेकंड फैक्टर है आपका CO2। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट फैक्टर क्या है, CO2। ठीक है, जब आप क्या करोगे CO2, जब आप CO2 कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो इससे क्या होगा आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इससे क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इससे इंक्रीज होगा। ठीक है, जब आप क्या करोगे भाई, CO2 के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो इससे क्या होगा आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इससे क्या होगा भाई, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इससे इंक्रीज होगा। बात समझे? तो इससे क्या होगा, CO2 इंक्रीज है तो इससे क्या होगा, देखो तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा, इससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इससे इंक्रीज होगा। ठीक, इससे क्या इंक्रीज होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इससे क्या होगा, इंक्रीज होगा। CO2 को बोलते हैं मेजर लिमिटिंग फैक्टर। ये क्या होता है, मेजर लिमिटिंग फैक्टर। CO2 क्या भाई, CO2 है जिसको बोलते हैं मेजर लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, तो CO2 क्या होता है, CO2 होता है जिसको बोलते हैं मेजर लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, CO2 इज नोन एज मेजर लिमिटिंग फैक्टर। क्योंकि जब आप देखो, क्योंकि जब आप क्या कर रहे हो, CO2 के कंसंट्रेशन को, जब आप CO2 के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो तो इससे क्या हो रहा है आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इससे क्या हो रहा है आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इससे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जब आप ये कर रहे हो CO2 कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो तो इससे क्या हो रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इससे इंक्रीज हो रहा है। समझ आया आपको? और इन्वायरमेंट में देखेंगे CO2 का कंसंट्रेशन। अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंट में CO2 कंसंट्रेशन कितना होता है भाई, 380 होता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में CO2 कंसंट्रेशन कितना होता है, 380। ठीक है, तो CO2 कंसंट्रेशन किसमें, इन्वायरमेंट में बात करूं तो कितना होता है, 380 पार्ट पर मिलियन। कितना होता है भाई, 380 पार्ट पर मिलियन। ठीक है, अगर मैं CO2 सैचुरेशन, और ये कब सैचुरेटेड होता है, देखो ये सैचुरेटेड C3 प्लांट में कब होता है, और फिर बात करेंगे C4 प्लांट। तो मैं बात करूं अगर C3 प्लांट में कब होता है, इसका सैचुरेशन ये होता है 4, ठीक है, 450 पार्ट पर मिलियन में क्या होता है C3 में। ठीक है, C3 प्लांट में क्या होता है, ये सैचुरेटेड होता है। अगर मैं बात करूं C4 प्लांट है ये C3 प्लांट, C4 प्लांट, तो C4 प्लांट में होता है सैचुरेटेड 360 पार्ट पर मिलियन में। बात समझ आए आपको कि आखिर में CO2 का सैचुरेटेड, आखिर में CO2 सैचुरेशन कब होता है, CO2 का सैचुरेशन होता है देखो C3 प्लांट में कब कितना में होता है, 450 पार्ट पर मिलियन। ठीक है, तो C3 का देखो C3 प्लांट में CO2 का, ठीक है, सैचुरेशन कब होता है, 450 पार्ट पर मिलियन, 450 पार्ट पर मिलियन। ठीक है, और C2 का सैचुरेटेड C4 प्लांट में कब होता है, ये होता है 360 पार्ट पर मिलियन में। समझ आया आपको? तो ये था आपका कि आखिर में CO2 कब सैचुरेटेड होता है। ठीक है, आखिर में कब CO2 सैचुरेटेड होता है, समझ आया आपको? तो CO2 क्या है, CO2 एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। ठीक है, अगर आपने क्या किया, CO2 को इंक्रीज किया तो इससे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस। देखो इससे यहीं पर देखो आप, अगर आपने CO2 इंक्रीज किया तो इससे क्या हो रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इससे क्या हो रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इससे इंक्रीज हो रहा है, जिससे क्या होगा आपका प्रोडक्टिविटी भी क्या होगा, इससे क्या होगा आपका प्रोडक्टिविटी भी इससे क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। बात समझे? इससे क्या होगा आपका, देखो इससे अगर CO2 इंक्रीज किया हो तो इससे क्या होगा आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा। ठीक है,
और इससे क्या होगा आपका प्रोडक्टिविटी भी, इससे क्या होगा आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगा। अगर आपका इसमें क्या होगा, अगर आपका इसमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, अगर आपका इसमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज किस में होता है, ग्रीन हाउस प्लांट। आपने नाम सुना है ग्रीन हाउस प्लांट, क्या होता है भाई, ग्रीन हाउस प्लांट। इसमें आते हैं आपके टोमेटोज, ठीक है, बेल पेपर। 3 एग्जांपल आप कर दो किसके, ग्रीन हाउस प्लांट, ठीक है, 3 एग्जांपल कर लो किसके भाई, ग्रीन हाउस प्लांट कौन कौन सा, एक आपका है टोमेटोज, एक आपका है बेल पेपर, ठीक है। टोमेटोज बेल पेपर किसके एग्जांपल है, टोमेटोज बेल पेपर एग्जांपल है किसके, ग्रीन हाउस प्लांट के, ठीक है। तो ग्रीन हाउस प्लांट का एग्जांपल क्या है भाई, जिसको बोलते हैं टोमेटोज बेल पेपर, ठीक है। तो ग्रीन हाउस प्लांट के एग्जांपल है जिसको बोलते हैं टोमेटोज बेल एंड पेपर, ठीक है। इस देखो बहुत लोग क्या समझते हैं, ग्रीन हाउस प्लांट का मतलब है उसको ग्रीन हाउस में रखते होंगे भाई, ग्रीन हाउस में रखते हैं, ठीक है, उसको ग्रीन प्लांट को हम लोग ग्रीन हाउस में उसमें नहीं रखते। ग्रीन हाउस प्लांट का मतलब है इसमें क्या करते हैं हम लोग, CO2 के कंसंट्रेशन को हाई रखते हैं, एक ऐसा, ठीक, उसको कवर करते हैं रूम में, मतलब आप बोल सकते हो जिसमें क्या क्या करते हैं, जिसमें हम लोग CO2 के कंसंट्रेशन को हाई रखते हैं, ठीक है, उसीलिए उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस प्लांट, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, CO2 के कंसंट्रेशन को हाई रखते हैं, जिससे क्या होता है, हाई प्रोडक्टिविटी से प्रोड्यूस होता है। समझ आया आपको। तो ये था हम लोग का सेकंड मेजर फैक्टर जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है, जो क्या करता है भाई, फोटोसिंथेसिस को जो इफेक्ट करता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट फैक्टर जो हम लोग का है, जिसको बोलते हैं क्या भाई, हम लोग नेक्स्ट फैक्टर जो टेम्परेचर। तो देखते हैं, चलो नेक्स्ट हम लोग का लिमिटिंग अफेक्टिंग फैक्टर है जिसको बोलते हैं क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर देखते हैं, चलो यार, टेम्परेचर इफेक्ट करता है किसमें, डार्क रिएक्शन। जो हम लोग का क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है, वो कैसा होता है, ये टेम्परेचर, ठीक है, एंजाइमेटिक कंट्रोल, ये कैसा होता है भाई, एंजाइमेटिक कंट्रोल होता है, ठीक है, एंजाइमेटिक कंट्रोल है ये। डार्क रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन हम लोग का एंजाइमेटिक कंट्रोल। तो एक डार्क रिएक्शन मतलब टेम्परेचर से अफेक्टेड हो सकता है, ठीक है, डार्क रिएक्शन क्या हो सकता है, टेम्परेचर से अफेक्टेड हो सकता है, ठीक है। तो अगर डार्क रिएक्शन देखो, अगर डार्क रिएक्शन एंजाइमेटिक है तो इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको टेम्परेचर कंट्रोल करता है। बात समझे, अगर डार्क रिएक्शन समझो आप, ठीक, अगर डार्क रिएक्शन एंजाइमेटिक है, ठीक है, उसको एंजाइम कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको देखो, समझो ना यार, तो अगर देखो डार्क रिएक्शन अगर क्या है भाई, डार्क रिएक्शन में एंजाइमेटिक है, उसको एंजाइम कंट्रोल क्या है, ठीक है, तो कैसे है, उसको एंजाइम है, ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर कंट्रोल करता है। इसमें क्या करता है, डार्क रिएक्शन में टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है, ठीक, इसमें क्या होता है, डार्क रिएक्शन में टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। और लाइट रिएक्शन में कोई मतलब नहीं टेम्परेचर का, इसमें क्या नहीं है, इसमें टेम्परेचर नो, लाइट रिएक्शन में टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, नो टेम्परेचर कंट्रोल्ड, या बोल सकते हैं नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ठीक है, नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ठीक है, या नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन अफेक्टेड नहीं होता किससे, लाइट रिएक्शन अफेक्टेड नहीं होता टेम्परेचर से, तो नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, नो टेम्परेचर, तो नो टेम्परेचर अफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। अंग्रेजी भी ना भाई, क्या बताऊं मैं आपको, अंग्रेजी भी, लेकिन क्या से क्या नहीं करवाता, ठीक है, इट्स कॉल अंग्रेजी, इंग्लिश, ठीक है, जो आपको बहुत आता होगा, आई होप आपको बहुत, सब लोग को, ठीक है, अंग्रेजी से आप बहुत लोग वाकिफ होंगे, ठीक है, सब लोग को पूरा अच्छी तरह से आता होगा, हमको तो नहीं आता भाई, ठीक, हम तो हिंदी वाले हैं, ठीक है। सो देखो, सो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर में, ठीक है, टेम्परेचर का जो देखो डार्क, एक होता है हम लोग का लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में टेम्परेचर को रोल नहीं है, ठीक है, डार्क रिएक्शन में टेम्परेचर कंट्रोल करता है, सिंपल बात, समझे।
डार्क रिएक्शन में क्या करता है, डार्क रिएक्शन में टेम्परेचर कंट्रोल करता है। यही मैं आपको लिखा हूँ यहीं पर देखो कि डार्क रिएक्शन में क्या होता है, इसमें एंजाइम्स होते हैं, ठीक, इसमें क्या होता है, डार्क रिएक्शन में एंजाइम होते हैं जो टेम्परेचर कंट्रोल होते हैं। अगर आपने क्या किया, हाई टेम्परेचर कर दिया, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, आपका एंजाइम का डीनेचुरेशन हो जाएगा। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उससे क्या होगा, आपका एंजाइम का डीनेचुरेशन, ठीक है, मतलब आपका एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बात समझे आप? अगर आपने क्या किया, देखो अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज, अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो इससे क्या होगा, इससे आपका क्या होगा, एंजाइम क्या होगा, डीनेचुरेशन, ठीक है, एंजाइम का क्या हो जाएगा, डीनेचुरेशन। और डीनेचुरेशन का मतलब क्या, इसका मतलब है आपका एंजाइम डिस्ट्रॉय हो चुका है। आपका एंजाइम क्या हो चुका है भाई, आपका एंजाइम डिस्ट्रॉय हो चुका है। सिंपल मीनिंग समझे इसका? अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उससे क्या होगा भाई, एंजाइम का आपका डीनेचुरेशन, आपका एंजाइम डीनेचुरेट कर लेगा, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज, एंजाइम का डीनेचुरेशन, एंजाइम आपका डीनेचुरेशन किया तो एंजाइम आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर क्या होगा, आपका एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझ आया आपको? ठीक है। तो अब देखो कि C3 प्लांट में क्या होता है भाई, हाई, इसमें C4 प्लांट में हाई ऑप्टिमम टेम्परेचर। C4 प्लांट में क्या चाहिए आपको, हाई ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। C3, ठीक है, C4 में हाई ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। अगर बात करूं मैं C3 प्लांट, ये क्या है भाई, ठीक है, C3 प्लांट में देखो, अरे क्या हो तो C4 प्लांट में देखो, इसमें क्या चाहिए, हाई ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। C3 प्लांट में क्या चाहिए, C3 प्लांट में हम लोग को लो ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक, इसमें क्या चाहिए भाई हम लोग को, इसमें हाई, ठीक, इसमें चाहिए लो ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। C3 प्लांट में क्या चाहिए, C3 प्लांट में हम लोग को चाहिए जिसको बोलते हैं लो ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें क्या चाहिए भाई, हमको इसमें चाहिए जिसको बोलते हैं लो ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो देखो आपकी C3 प्लांट में क्या चाहिए, लो ऑप्टिमम, ठीक है, लो ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। और C4 प्लांट में चाहिए हम लोग को हाई ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर हाई ऑप्टिमम टेम्परेचर है तो क्या होगा, इससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इससे क्या होगा, आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इससे इंक्रीज होगा। इससे क्या होगा भाई, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इससे क्या होगा, इंक्रीज होगा। बात समझे आप? इससे क्या होगा, आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, आपका इससे क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपका इसमें इंक्रीज होगा। अगर हाई, अगर क्या है, अगर आपका हाई ऑप्टिमम टेम्परेचर है C4 प्लांट में, अगर आपका हाई ऑप्टिमम टेम्परेचर है तो इससे क्या होगा, आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा। एक इसके लिए है भाई, ये C4 प्लांट के लिए, ठीक है। C3 प्लांट क्या चाहिए, C3 प्लांट को लो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो C3 प्लांट क्या चाहिए, C3 प्लांट को लो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। तो ये था आपका टेम्परेचर, बहुत सिंपल तो है यार। टेम्परेचर पूरा किसका खेल है, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे एंजाइम का डीनेचुरेशन, ठीक है, किसमें होगा, C3 प्लांट में। लेकिन C4 प्लांट में क्या चाहिए उसको, C4 प्लांट को चाहिए हाई ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। अगर हाई ऑप्टिमम टेम्परेचर है तो इससे क्या होगा, आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इससे इंक्रीज होगा, ठीक, इससे क्या होगा, आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस से इंक्रीज होगा। तो ये था हम लोग का थर्ड, जो हम लोग ने बात किया टेम्परेचर। अब बात करेंगे फोर्थ फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कौन सा है, वाटर। यहीं पर इसको लिख लो आप, वाटर हम लोग का देखो भाई, वाटर क्या करता है, अगर वाटर का स्ट्रेस हुआ, ठीक है, अगर वाटर स्ट्रेस हुआ, देखो अगर वाटर स्ट्रेस हुआ मतलब वाटर की कमी हुई, सिंपल भाषा में समझो आप, अगर पानी की कमी हुई, ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपका स्टोमेटा क्लोज, स्टोमेटा, ठीक, इससे आपका स्टोमेटा क्या होता है, क्लोज। अगर वाटर स्ट्रेस हुआ स्टोमेटा क्लोज, ठीक है। और जिससे क्या होगा, आपका CO2 का जो एबिलिटी था, देखो आपने समझो आप, एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी, ठीक है, वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, जिससे आपका फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगा। सिंपल है, बहुत एक लाइन में कॉन्सेप्ट को मैं लिख चुका हूँ, आपके स्टडी में 3 लाइन में लिखा है, उसको मैं आपको एक लाइन में समझा दिया हूँ, ठीक है। इसी को बोलता है टैलेंट। आपके स्टडी में 4 लाइन का प्रयोग किया है, ठीक, यूज किया है। मैं 4 लाइन को आपको एक लाइन में कंप्लीट कर रहा हूँ। देखो सिंपल, अगर वाटर कम है
अगर वाटर की कमी है, ठीक है, अगर वाटर स्ट्रेस है, स्ट्रेस का मतलब है कि प्लांट में वाटर कम है, कमी है, ठीक है, वाटर कम है, तो इससे क्या होगा, सिंपल समझे, इससे स्टोमेटा आपके क्लोज होंगे। इससे क्या होगा, आपका जो स्टोमेटा है क्लोज बंद हो जाएगा। खुला था, वाटर कम, स्टोमेटा क्लोज, स्टोमेटा क्लोज। और जब क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज होगा, जब क्या होगा, आपका जो स्टोमेटा है क्लोज होगा, तो इससे क्या होगा, आपका CO2 का एबिलिटी, मतलब जो देखो स्टोमेटा से क्या होता है, स्टोमेटा से गैसेस एक्सचेंज होते हैं, पता है ना हमको पता है कि स्टोमेटा से क्या होता है, स्टोमेटा से गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। स्टोमेटा में क्या होता है, उसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है, उसमें CO2 आते हैं और O2 बाहर नहीं जाता है, पता है हम लोगों को। स्टोमेटा क्लोज है तो क्या नहीं हो पाएगा, गैसेस एक्सचेंज। अगर गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, मतलब CO2 अंदर प्लांट के अंदर नहीं आ पाएगा। भाई लीफ के अंदर अगर देखो CO2 नहीं आ पाएगा प्लांट के अंदर, तो इससे क्या नहीं होगा, इससे, और पता हम लोग पढ़ चुके हैं कि CO2 क्या है, मेजर इंपॉर्टेंट चीज है, फोटोसिंथेसिस के लिए मेजर फैक्टर है, ठीक है। अगर CO2 नहीं है प्लांट में तो फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगा। अगर प्लांट में क्या नहीं है, देखो अगर प्लांट में CO2 नहीं है तो इससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगा। समझे बात को, पानी कमी है, वाटर स्ट्रेस, स्टोमेटा क्लोज, और प्लांट के अंदर CO2 की कमी। अगर प्लांट के अंदर CO2 की कमी होगी तो इससे क्या होगा, आपका जो इससे होता है, ठीक है, अगर प्लांट के अंदर CO2 की कमी है तो इससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होने के लिए CO2 मस्ट रिक्वायर्ड है। बिना CO2 के फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, बिना CO2 के फोटोसिंथेसिस अकर नहीं होगा, इसको आप दिमाग में बैठा लो, ठीक है। CO2 इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो ऐसा ये हम लोग ने 1 बाय 1 एवरी एंड ईच फैक्टर को डिस्कस किया, ठीक है। हर फैक्टर को मैं आपको समझाया कि कौन कौन सा फैक्टर है जो क्या करता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है, ठीक है। कौन कौन सा फैक्टर होता है जो क्या करता है भाई, हम लोग के रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को 1 बाय 1 इफेक्ट करता है, ठीक है। हम लोग ने इंटरनल फैक्टर को देखा, उसके बाद हम लोग ने बात की एक्सटर्नल फैक्टर, और बीच में बात कर लिए हम लोग ब्लैकमैन का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को, मतलब हर चीज को डिस्कस किया, जो आपके सर्टेन गिवन है उसको हर एक पॉइंट को मैं डिस्कस किया हूँ, क्लियर है। तो हम लोग ने इस सेक्शन में कंप्लीट किया आपका चैप्टर, ठीक, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, राधे राधे।